नाउ फाइनली मूविंग टू द नेक्स्ट लास्ट यूनिट, जो कि हमारा यूनिट 2 है, विच इज़ प्लानिंग। बहुत ईजी है ना, फटाफट हो जाएगी। देखो, सबसे पहले होता है क्या होता है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब इसमें ना 5 चीज़ें होती है। एक होता है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड योर इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप में है कि मतलब आपके प्रोडक्ट्स में बेसिकली कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, उस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है मार्केट के अंदर। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसी फीचर है, ऐसा चीज़ है जो उसको सारी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उससे डिफरेंट प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा है। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप इज कि आपने जो है प्रोडक्ट में कॉस्ट जो है वो आपका कम है, राइट, बट इट इज़ इन कंपैरिजन विद योर कॉम्पिटिटर्स विद इन स्पेसिफाइड लोकेशन। मतलब एक तरीके से उस एरिया के अंदर उस हिसाब से बेसिकली इसमें फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप में द मेन थिंग इज दैट वी टारगेट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर्स। हम स्पेसिफिक कस्टमर्स को टारगेट करते हैं और उस हिसाब से कॉस्ट सेटअप करते हैं, और उसमें ही वो मतलब विद इन दैट इट इज़ द मिनिमम। देन फोकस डिफरेंशिएशन में भी यही होता है कि हम लोग एक टारगेट ऑफ कस्टमर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स का, उस हिसाब से होता है। मैं कॉस्ट लीडरशिप में यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ योर वॉलमार्ट। सस्ते सस्ते सामान देता है। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में तुम लोग बोल सकते हो जैसे स्टारबक्स हो गया, प्रीमियम कॉफ़ी एक्सपीरियंस देता है। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप में हम लोग बोल सकते हैं तुम्हारा अ, 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 क्या बोल सकते हैं, रुक जाओ मैंने लिख रखा है एक जगह पर, टेल यू, मेरे को से याद नहीं आ रहा। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप में हम लोग बोल सकते हैं आपका डेकालिथन जो है एक ब्रांड, वो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन, फोकस डिफरेंशिएशन में आइकिया हो सकता है। इंटीग्रेटेड, फिर है इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप। इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप के अंदर वो क्या होता है, अब इन योर इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप जो भी तुम्हारा इंटीग्रेटेड है, कॉस्ट नहीं बेसिकली इंटीग्रेटेड है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। दोनों की चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन होता है। ये इंटीग्रेटेड ही बोलोगे तुम लोग इसको कि इंटीग्रेटेड है, तो इसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट। फिर है मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं which directly impact the firm, and they are like they lie between micro, which is your internal factors, and your macro, which is external factors, और दोनों के बीच में लाई करता है। जैसे कि तुम्हारा कस्टमर, कंपटीटर, लेबर मार्केट, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। एक ही वर्ड, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अलग अलग नहीं है ये। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है बिजनेस को, कस्टमर्स के कैसे हैं, कॉम्पिटिटर किस हिसाब से हैं, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट आ जाओ एमबीओ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ईजी भी है। एमबीओ में क्या होता है कि भाई सुपीरियर से सबॉर्डिनेट आपस में इंटरेक्शन करता है, अच्छे से उनके रिलेशंस होते हैं, और फिर वो जो है गोल्स वगैरह एस्टैब्लिश करता है। तो क्या होता है इसमें, पहले गोल सेट करता है, फिर डिफाइन करते हैं ओवरऑल। में गोल सेटिंग के 3 पार्ट है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन करता है, फिर डिपार्टमेंटल गोल्स बनाता है, फिर इंडिविजुअल टारगेट्स बनाते हैं, देन वी डेवलप एक्शन प्लान्स की, ठीक है, इस हिसाब से चीज़ें की जाएंगी। देन वी इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान, वी डायग्नोज थिंग्स की मतलब अभी क्या सिचुएशन है, जो हमारी इंटरप्राइज है वो अभी कहाँ पे है, उस हिसाब से फिर प्रिपेयर करता है, एंड देन वी एग्जीक्यूट थिंग्स। तो पीरियोडिक रिव्यू में क्या होता है कि हम ना एक ही बार में चीज़ें नहीं देखते, हम पीरियोडिक रिव्यूज मतलब ऑन इंटरवल बेसिस वी सी इट, राइट। देन वी हैव परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर जिस हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं कि क्या हमारे गोल्स अचीव हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या चीज़ें, क्या कमी पेशी रह गई, वो सब। तो सबसे पहले तो है गोल सेटिंग, देन वी आर लाइक डेवलपिंग एक्शन प्लान्स, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर पीरियोडिक रिव्यू एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। सिंपल है, तो गोल सेट करना, फिर उसके बाद एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट, लास्ट में पक्का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है हर जगह, उससे पहले पीरियोडिक रिव्यू। अब इसके फीचर्स क्या है, गोल ओरिएंटेशन है, भाई बहुत ईजी है ये, तुम लोग मैं पढ़ाऊँ भी ना, तुम लोग खुद भी इस पॉइंट को रीड कर सकते हो। गोल के साथ ओरिएंटेशन है, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है, अलाइनमेंट होता है इंडिविजुअल ग्रुप गोल्स का, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, पीरियोडिक रिव्यूज और फीडबैक, बेटर कम्युनिकेशन होता है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमबीए में क्या है कि भाई तुम गोल सेटिंग करो, मॉनिटर करो प्रोग्रेस को, फीडबैक एंड कोचिंग, इवैल्यूएट करो, रिवॉर्ड्स दो, क्लियर कम्युनिकेशन बनाओ, स्पेसिफिक और रियलिस्टिक जॉब्स करो। ये लास्ट वाला पॉइंट रेगुलर मीटिंग्स है, रेगुलर मीटिंग्स, ठीक है। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉर्मल ग्रुप टेक्निक, डेल्फी फिश बॉलिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, लोग वगैरह जो है आस पास में आते हैं, मतलब ग्रुप वगैरह में आते हैं, एंड व्हाट डू इज वो किसी भी डिसीजन के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर ये चीज़ होती है कि कोई
एक दूसरे को जज नहीं करता है इसके अंदर जो भी डिसीजंस है वो सारे एक तरीके से फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसमें क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मतलब ये कि जो इंसान अपने 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 वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखता है, दैट्स इट। फिर नॉर्मल ग्रुप टेक्निक के अंदर क्या होता है, एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनसे ओपिनियंस ले जाते हैं। मतलब आगे इसका प्रोसेस भी तुम लोगों को बताऊंगी मैं इसी के अंदर। नो इट्स लाइक एक्सपर्ट्स, मैं आगे फिर इसको डिटेल में बताऊंगी। डेल्फी मेथड, सॉरी डेल्फी मेथड में एक्सपर्ट्स को बुलाना है। नॉर्मल ग्रुप टेक्निक इज लाइक अ मोर सिस्टमैटिक वे ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक ओनली। ये थोड़ा सिस्टमैटिक तरीका होता है नॉर्मल ग्रुप टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग का। डेल्फी में आगे पढ़ाऊंगी। फिश बॉलिंग में क्या होता है, फिश बॉलिंग के अंदर एक इंसान को बीच में बिठा देता है और बाकी सारे लोग सर्कल में होते हैं और वो डिस्कस करते हैं चीज़ों को। फिर फिश बॉलिंग में जो बीच में इंसान होता है ना, वो बताता है जो भी फाइनल कंक्लूजन है, वो एनालाइज करता है चीज़ों को। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, डू यू थिंक प्लानिंग इज अ नियर रिचुअल इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, जस्टिफाई बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो पहले तुम लोग बताएंगे कि प्लानिंग एक नियर रिचुअल है, तो उसमें बोलोगे लास्ट में तो नहीं बोलना है कि नहीं है, बट स्टिल यू कैन सॉर्ट ऑफ से दैट कि आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, स्विफ्ट चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 में चीज़ें हम लोगों ने प्लान्स वगैरह बनाए तो सब एकदम उन पे पानी फिर गया। फैशन इंडस्ट्री स्पेशली भाई टेक्नोलॉजी में तो इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से तुम लोग बता देना कि पहले तुम लोग बताओगे कि आजकल के ज़माने में फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो प्लान्स हमें बार बार चेंज करने पड़ते हैं। वो प्लान्स देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी, तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद बताओगे कि नो इट इज़ नॉट अ मेन रिचुअल, वाई। प्लानिंग भाई ज़रूरी होती है, उसके बिना चीज़ें नहीं हो सकती, बट ये है कि तुम चीज़ों को अकॉर्डिंगली करो, अलाइन करो, ऐसे प्लान्स बनाओ, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ चीज़ों में, वो सब है। ठीक है, उनको चेंज करो, मोल्ड करो। एडवांटेजेस क्या है, वही बारहवीं वाले, डायरेक्शन देता है, रिस्क रिड्यूस करता है, रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ये जो है प्रमोट करता है तुम्हारे इनोवेटिव आइडियाज़ को, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, प्रोवाइड्स क्लियर अदरवाइज गेस वर्क। आगे जो फोकस बिजनेस स्ट्रैटेजी, नीश स्ट्रैटेजी, इसमें कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस, जो तुम लोगों को पढ़ाई है वही चीज़ है। फोकस बिजनेस स्ट्रैटेजी या तो नीश स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं इसको, इट्स कॉल्ड फोकस बिजनेस स्ट्रैटेजी या नीश स्ट्रैटेजी। फोकस्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी या तो फिर नीश स्ट्रैटेजी, फोकस बिजनेस स्ट्रैटेजी या नीश स्ट्रैटेजी। मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल थिंकिंग, ये आता है इसमें मॉडर्न रेशनैलिटी बताना होता है। मॉडर्न रेशनैलिटी होता है कि भाई मैनेजर है ना, वो भाई एक्सपर्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स चीज़ें ऐसी आती है जब उसको जो है सब सारी चीज़ों की पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो इट लिमिट्स द मैनेजर्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड। उसको बोल अबाउट रेशनैलिटी। अब उसके कॉजेज इंपॉर्टेंट है, क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन प्रॉब्लम के बारे में नहीं सब पता, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है मैनेजर के पास, लिमिटेड टाइम रिसोर्सेज है, फोर्स यहाँ पे नेचर ऑफ प्रॉब्लम है, फोर्स ऑफ नहीं है, ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है, कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लोगों के, इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटीज, इन्वायरमेंट बहुत अनसर्टेन है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस, ये भी अच्छा प्रोसेस है, जो भी हम लोगों ने बताया था मैं तुम लोगों को। इसका प्रोसेस आ रहा था प्रीवियस ईयर में। क्या होता है, पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, कंटेक्स्ट एंड डेफिनेशंस ले आउट करना। मतलब सब लोग बताते हैं अपना अपना कि भाई ठीक है ये प्रॉब्लम है हमारी, मतलब जो भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो सारा बताते हैं कि उसके बारे में, मतलब हर एक माइनर से माइनर डिटेल बताते हैं कॉन्टेक्स्ट एंड डेफिनेशन, मतलब ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। फिर एक फैसिलिटेटर को लेके आता है जो कि फैसिलिटेट कराता है चीज़ों को, कराता है कंडक्ट। देन राइट पीपल को लेके आते हैं। फिर हम लोग एजेंडा सेट करते हैं कि इसके ऊपर होगा, एंड सेशन होता है। सेशन में भी क्या होता है कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, ना शीट पे भी वो लोग अपने पॉइंटर्स लिखते हैं, फिर उसको बोर्ड पे लगाया जाता है। फिर उसके बाद स्टाम्प अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, फिर उसको इकट्ठा किया जाता है, तो मतलब वैसा वैसा सा होता है। बट मेन ये 6 पॉइंट याद रखना है। फिर प्रोसेस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, डायग्नोस करो, देखो प्रॉब्लम को अच्छे से, ठीक है, डिटेल में देखो, डायग्नोस करो, फिर ऑल्टरनेटिव्स देखो, इवैल्यूएट करो, देन सिलेक्ट करो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, देन इम्प्लीमेंटेशन फॉलो अप, मतलब फिर आगे के स्टेप्स लो। देन टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, उसमें डिसीजन बनाए जाते हैं, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, रिस्क। सर्टेनिटी क्या है, पता है कि भाई अगर मैं ये डिसीजन लूँगी तो उसका ये आउटकम आएगा, पक्का होता है उसमें, तो वो होता है सर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी रिस्क को तुम लोगों को आगे पढ़ाऊंगी डिफरेंस में, तुम तब पढ़ लेना। अब मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स तुम्हारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वही जो तुम 12th में पढ़ के आए थे ना, वो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पेस्टल, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल पेस्टल, वही है यहाँ पर। अगर डेल्फी मेथड प्रोसेस, इसमें एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस का राउंड होता है,
ठीक है, राउंड ऑफ क्वेश्चंस होता है। अब इसमें हम समराइज करते रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है ना, लोग ना पेपर पे लिखते हैं उनके रिस्पॉन्सेज, तो फिर कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, फिर फीडबैक लेता है लोगों से, देन सेकंड राउंड होता है, कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड देन फाइनली कंक्लूजन लिया जाता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है। फिर रिपोर्टर के 5 फॉर्स एनालिसिस। 5 है इसमें, पहले थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, कि भाई अगर न्यू एंट्रेंट्स आते हैं तो प्रॉब्लम होती है, राइट। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, अगर फर्म प्रॉफिटेबल है तो खतरा है नए एंट्रेंट आएंगे भी, लोग प्रॉफिट लेने के लिए आएंगे। थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट, सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो भाई खतरा है बिजनेस की उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सब्सिट्यूट्स, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसके सब्सिट्यूट्स अवेलेबल है एक तो, और साथ ही साथ बहुत कॉमनली अवेलेबल है, और लाइक इट्स नॉट समथिंग विच इज क्वाइट इट बिट डिफरेंट, जिसके लिए कस्टमर ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं, तो कस्टमर्स जो है किसी और से ले लेंगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, अगर सप्लायर भाई तुम्हारा एक ही है तो उसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी, तो वो अच्छे से तुम लोगों को जो है सामान वगैरह अब महंगे दामों पे देगा। तो बार्गेनिंग पावर है सप्लायर्स की बात करें, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स यहाँ पे नॉट ऑफ द कंपनी, तो वो चीज़ है। पर अगर बहुत सारे सप्लायर्स हैं तो उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मैं मोनोपोली नहीं होगी ना, फिर उसकी फिर राइवलरी में एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशंस, कि भाई राइवलरी है उनके बीच में, तो वो भी इम्पैक्ट करती है। उसके बाद आ जाओ मेजर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी, नॉर्मल ग्रुप टेक्निक, वोटिंग, डायडैक्टिक इंटरेक्शन। वोटिंग में तो पता ही है तुम लोगों को, वोट वगैरह होता है एक तरीके से, मतलब मैक्सिमम यस या नो के लिए होता है। डायडैक्टिक भी यस या नो उसी के लिए होता है। रैंकिंग द पॉसिबिलिटीज़ में क्या होता है कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको रैंक किया जाता है कि ठीक है इस हिसाब से होगा चीज़ें, दैट दे दैट उनमें ना प्रायोरिटीज़, तो वो यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी वगैरह जब वो सेट कर दे, ठीक है जी इस हिसाब से चीज़ें होगी, इट्स प्रायोरिटी। तो एक वो चीज़ होती है इसके अंदर। ठीक है, अब मेरे को तुम लोगों को क्या कराना है, मेरे को तुम लोगों को पढ़ाना है डिफरेंस दो चीज़ों का, वो फटाफट से कराती हूँ। एक बार सुनो, डायडैक्टिक जो है इंटरेक्शन, इट इज़ ओनली सुटेबल इन सर्टेन सिचुएशंस, पर एक एक्सलेंट मेथड है जिसकी डिसीजन है कि मेरे को बाय करना है नहीं करना, एक्सपैंड करना है किसी चीज़ को नहीं करना, तो वो डिसीजन जो है उसके लिए डायडैक्टिक, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी दैट थिंग कि हाँ एक अच्छा पॉइंट है, सुनो मेरी बात याद है। डायडैक्टिक इंटरेक्शन में क्या होता है, दो ग्रुप्स बनते हैं, एक होता है गो ग्रुप और एक होता है नो ग्रुप ग्रुप। गो ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि होता है फेवर के अंदर, और नो ग्रुप ग्रुप वो होता है जो कि फेवर में नहीं होता। तो गो ग्रुप क्या करता है, सारे के सारे प्रॉस लिखते हैं, और नो ग्रुप ग्रुप सारे के सारे जो भी उसके कॉन्स होता है वो लिखते हैं, और फिर उसको इवेल्युएट किया जाता है डायडैक्टिक इंटरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो गो ग्रुप होता है नो गो ग्रुप, गो ग्रुप में सारे बढ़िया 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 पॉइंट लिख देंगे। नो ग्रो ग्रुप के अंदर जो है जो भी कॉन्स होता है वो लिख देते हैं, एंड एट द लास्ट क्या होता है, एनालिसिस होता है, रिजल्ट आता है। ओके। एक रुक जाओ एक बारी, यहाँ पे ईवीएम वे उसका था, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, हो गया। थैंक यू, नहीं अभी रहती हैं चीज़ें हमारी। भाई देखो, बस ये दो डिफरेंस है, फिर उसके बाद तुम्हारा सिलेबस खत्म मेरी तरफ से। ठीक है, वो अलग बात है कि 4 बजे जाएगी मीटिंग, यहाँ तक है। एनीवेज, रिस्क और अनसर्टेनिटी का बीच का फर्क, और एक है तुम्हारा एम्ब्रियो ट्रेडिशनल। एम्ब्रियो ट्रेडिशनल तो बहुत ईजी है। देखो, रिस्क और अनसर्टेनिटी, रिस्क क्या होता है, रिस्क वो होता है जब मैनेजर्स के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, आउटकम के बारे में, कि ठीक है ये जो है ये हमारा आउटकम आ सकता है, उनको पता होता है। बट अनसर्टेनिटी तो ऐसा होता है कि भाई उनको कुछ नहीं पता होता कि क्या आ सकता है। अनसर्टेनिटी इम्प्लाइज जो मैनेजर्स में नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, बट रिस्क में है कि थोड़ा सा तो चलो अंदाजा लग सकता है, बट अनसर्टेनिटी समथिंग विच टोटली डिफरेंट, तो वो नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिस्क ऑब्जेक्टिव और क्वान्टिफिएबल होता है। मतलब तुम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ठीक है इतना नुकसान है, बट अनसर्टेनिटी तो ऐसा है कि भाई जो सब्जेक्टिव है और क्वान्टिफिएबल नहीं है। जो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, जो आउटकम्स है दे आर नोन एंड कैन बी असाइन प्रोबेबिलिटीज, मैं प्रोबेबिलिटी वगैरह दे सकती हूँ, बट अनसर्टेनिटी पे कोई प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं हो सकती। कंट्रोल, जिसको मैं कंट्रोल मैनेज कर सकती हूँ, बट अनसर्टेनिटी इज अनकंट्रोलेबल, उसको हम नहीं कर सकते। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन, तो इसमें मॉडरेट कन्फ्यूजन रहते हैं रिस्क के अंदर, बट अनसर्टेनिटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि पता ही नहीं होता भाई है क्या, क्या समस्या आ गई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऐसी अनसर्टेनिटी। अब आ जाओ भाई एमबीओ और ट्रेडिशनल अप्रोच। एमबीओ क्या होता है, बताया था मैंने, अलाइन करता है इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ताकि स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, सपीरियर सबऑर्डिनेट वाला केस ही है। ट्रेडिशनल में क्या होता है, ऑफन लैक्स दैट अलाइनमेंट, भाई एक ही बॉस होता है उसी की सुनो भाई।
कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इसमें एमबीए में रेगुलर फीडबैक होता है, रेगुलर चेकिंग होती है, एम्प्लॉइज इंप्रूव ऑल द टाइम। बट एडिशनल अप्रोच में एक वंस अ ईयर रिव्यू होता है, लिटिल इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि फीडबैक जो है बहुत लेट आता है इसके अंदर। नेक्स्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय इसमें अच्छे से एंगेज होते हैं एमबी में, बट ट्रेडिशनल में नहीं होते। टीम गोल्स, एमबीओ के अंदर टीम गोल्स पे फोकस होता है, पर यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे होता है कि भाई मेरे टारगेट है, मेरे को अचीव करना है, ठीक है कर लिया मैंने वो। फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंज हो सकता है, चेंजेस में कर सकता है, बट ट्रेडिशनल में इतने चेंजेस नहीं हो सकते हैं। फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक और पॉइंट बना के फ्लेक्सिबल है तो बोलते हैं सूटेबल फॉर डायनामिक इन्वायरमेंट के लिए, यस एमबीओ सूटेबल जस्ट बिकॉज इट्स फ्लेक्सिबल, एंड ट्रेडिशनल में इट्स नॉट जस्ट बिकॉज इट्स नॉट फ्लेक्सिबल। डिसीजन मेकिंग इसमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट दोनों मिलकर करते हैं, टॉप मैनेजमेंट इसमें करता है। फिर एमबीओ में टू वे कम्युनिकेशन होता है एमबीओ के अंदर, ठीक है। ट्रेडिशनल में के अंदर एक ही वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक ही वे कम्युनिकेशन मतलब एक ही स्पीकर होता है, क्या टॉप ही वाला बोलता रहता है। एमबीओ में सुपीरियर सबॉर्डिनेट दोनों बोलते हैं। अडेप्टेबिलिटी में तुम लोग को बता दें, अडेप्टिविटी चेंजिंग के लिए, और ये डायनामिक बिजनेस से चलेंगे। भाई तुम्हारा खत्म सिलेबस अब, ठीक है, मैंने मेरी तरफ से चीज़ें हो चुकी है। भाई सब्सक्राइब कर दो भाई।